के बीच में आरू बेहोश पड़ा हुआ था और अब वो साया भी आरू के काफी करीब पहुंच चुका था। आरू अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ अपनी किस्मत पर निर्भर था, पर शायद आज उसकी खराब किस्मत हार चुकी थी। आज वक्त ने फिर करवट ली। जैसे ही साया आरू के करीब पहुंचा, उस पुराने खोखले पेड़ की खोल एकदम से बंद हो गई। ये संकेत था आरू की खराब किस्मत के अंत का। गुस्से में तिलमिलाया हुआ साया उस पेड़ पर कई वार करता रहा, पर सूखा सा दिखने वाला ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ के बीच में अब छिपी हुई थी भविष्य की धरोहर। बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो साया उस पेड़ को खोल नहीं पाया। उस बूढ़ी औरत की भविष्यवाणी सच हो रही थी, जिसने आरू से कहा था, पुराने पेड़ की खोल में जब पड़ेगा काला साया तो खुलेगा एक नया दरवाजा। यहाँ तो पेड़ बंद हो चुका था, पर उस औरत ने कहा था कि खुलेगा नया दरवाजा। अब कहानी में दिलचस्प मोड़ आने वाला था। आरू उस पेड़ में ज्यादा देर नहीं रहा। विज्ञान की भाषा में जिसे पोर्टल कहते हैं, ये पेड़ वही पोर्टल था, मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता। यहाँ से खुलता है विघात नाम के एक गांव का रास्ता। ये गांव समय से परे है, जहाँ के लोग और जीव जंतु भी हमसे बिल्कुल अलग हैं। आरू उस पेड़ से सीधा इस गांव में आ जाता है और इस गांव में आरू के गिरते ही जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनकर उस गांव के लोग डर गए, पर ये चमत्कार ही था कि आरू को एक खरोंच तक नहीं आई। होश में आते ही आरू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठा। इस गांव का नजारा देखकर आरू खुद हैरान था। उसने देखा कि उससे कुछ मीटर दूर ही ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने एक जैसे रंगीन कपड़े ओढ़े हुए थे। सबके चेहरों और शरीर पर टैटू के निशान थे। कुछ लोगों की बाजुओं में ऐसे चित्र थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चित्र उन लोगों के देवी देवताओं के हैं। धरती पर रहने वाले लोगों के मुकाबले में इन लोगों का कद काफी लंबा था। सबसे छोटे कद वाला इंसान भी 6.5 फुट लंबा था। ये लोग आरू को हैरानी से बस देखे जा रहे थे। आरू ने आसपास नजर घुमाई तो उसकी हैरानी और मन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने देखा कि यहाँ के पेड़ भी बहुत बड़े और अलग थे। हरे पत्तों के साथ साथ कई पेड़ों पर रंग बिरंगे पत्ते भी थे और हर पेड़ को एक जटा ने लपेटा हुआ था। ये जटा पेड़ों की जड़ों से निकलकर पेड़ के ऊपरी हिस्से तक लिपटी हुई थी। इस जटा का रहस्य भी अभी खुलना बाकी था। धमाके की आवाज से घबराए हुए गांव वालों में से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि आरू के पास जा सके। वो बस दूर से आरू को देखे जा रहे थे। उसी वक्त उस गांव के कुछ जानवरों ने आरू के करीब आकर आरू के हाथों और पैरों को अपनी जीभ से साफ करना शुरू कर दिया। ये जानवर हमारी दुनिया के जानवरों से बिल्कुल अलग थे। आरू ये देखकर हैरान हो गया कि जो जानवर उसके पैरों को चाट कर साफ कर रहे थे, उनके माथे पर 3 आंखें थीं। भूरे रंग की लंबी नाक और लंबी पूंछ वाले इन जानवरों का कद धरती पर रहने वाले आम कुत्तों जैसा ही था। इन्हें देखकर आरू अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसके कंधे पर कुछ तितलियां आकर बैठ गईं। ये तितलियां भी धरती के जीवों से बिल्कुल अलग और आम तितलियों से बड़ी थीं। कोई सुनहरी और कोई चांदी जैसी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये तितलियां अपने गांव में आरू का स्वागत कर रही थीं। अचानक एक गर्जना वाली आवाज सुनकर सभी जानवर भाग गए और तितलियां उड़ गईं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? इस गांव में कैसे और कहां से आए? ये आदमी था इस गांव का सरपंच, जिसका नाम था भंवर। कद में ये आदमी सभी गांव वालों से लंबा था। 8 फुट जितने लंबे इस आदमी की सेहत और शरीर पर लगी चोटों के निशान बयां कर रहे थे कि गांव की सबसे बड़ी पदवी उसको उसके बल से ही मिली थी।
उसकी आवाज सुनते ही गांव वालों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। आरू के पास आकर उसने फिर से अपनी गरजती हुई भारी आवाज में पूछा, बच्चे, कौन हो तुम? कहां से आए हो? इतने बड़े आदमी को देखकर आरू थोड़ा घबरा गया। उसने मासूमियत भरी आवाज में सरपंच की बात का जवाब देने की जगह खुद ही सवाल पूछ लिया। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्या आपने मुझे उस साए से बचाया है? कौन सा साया? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरू है। तुम यहाँ कैसे आए? वो तो मैं नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए तो सरपंच भी कुछ समझ नहीं पाया था कि आरू के साथ बात कैसे करे। उसने गांव वालों को पूजा जारी रखने का आदेश दिया और जश्न मनाने की तैयारी करने को कहा। ये गांव समय की बुरी मार से गुजर रहा था। यहाँ जो खेत कभी हरे भरे होते थे, आज वो धीरे धीरे बंजर होते जा रहे थे। गांव की खुशहाली के लिए यहाँ एक रिवाज का पालन किया जा रहा था, जिसमें शाम को आग जलाकर कुल देवी की पूजा करते हुए आग के आसपास पारंपरिक तरीके से लोक गीत गा के नृत्य किया जाता है। एक तरफ पूरा गांव आरू को देखकर हैरान था, दूसरी तरफ सरपंच आरू के आने पर मन ही मन खुश था। उसके चेहरे पर हल्की सी दबी हुई मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो सरपंच को आरू के आने का पहले से ही आभास था। गांव वालों को वापस भेजने के बाद सरपंच ने आरू के पास बैठकर ऐसे बात करनी शुरू की जैसे कि वो आरू को पहले से ही जानता हो। बच्चे, तुम घबराना नहीं। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे कपड़े पहनने वाला बच्चा सबने पहली बार देखा है, इसलिए उनकी तरह मैं भी हैरान हूं। मैंने भी आप जैसे कपड़े पहनने वाले लोग नहीं देखे थे। मैं भी तो हैरान हूँ। तुम बातें बनाना बहुत अच्छा जानते हो। मैं तो यहाँ के जानवर देख के भी हैरान हूँ। यहाँ के जानवर कितने अलग हैं। वो छोटे छोटे जानवर जिनके माथे पर 3 आंखें थीं और लंबी सी पूंछ थी, वो कहाँ भाग गए? वो गांव वापस चले गए हैं। वो हमारे पालतू जानवर हैं जिन्हें हम मुष्ट कहते हैं। जब कोई खतरा दिखे तो ये जोर से घुर्राते हैं, और तुम्हें देखकर तो ये प्रेम जता रहे थे। ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है। मैं जिस जगह भी जाऊं वहाँ के जानवर और पंछी मेरे पास आने लगते हैं, पर यहाँ कोई पंछी क्यों नहीं दिखा? जब इन पेड़ों की ऊर्जा कम हो जाती है तो पंछी इन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं। अब तो कई महीने हो गए पंछियों को देखे हुए। बहुत अजीब सा गांव है ये। वैसे इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है विघात, और मैं हूं इस गांव का सरपंच। चलो आओ, तुम भी पूजा का हिस्सा बनो। सरपंच के कहने पर आरू खड़ा होकर अपने कपड़ों से धूल झाड़कर गांव की ओर उसके साथ चल दिया। पर आरू ने जैसे ही उस गांव की जमीन पर चलना शुरू किया, ऐसा लगा मानो वहां की धरती में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। जहां जहां उसके कदम पड़ रहे थे, वहां वहां की सूखी जमीन में नमी आने लगी थी। जैसे जैसे वो दोनों गांव के करीब पहुंच रहे थे, तो पेड़ों में लिपटी जटाएं जुगनू की तरह सुनहरी रंग में हल्की रोशनी में जलने और बुझने लगीं। इसे देखकर सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरू ने इन पेड़ों को देखकर सरपंच से पूछा, ये हर पेड़ पर लिपटी जटा चमकने क्यों लगती है? ये गांव की खुशहाली का इशारा कर रही है। बहुत दिनों बाद इन्हें जगमगाता हुआ देखा है। लगता है देवी माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हवा से पेड़ अब लहरा रहे थे। आरू के गांव में आते ही हर तरफ खुशहाली का माहौल हो गया था। गांव के लोग पूरे जोश में जश्न की तैयारी में जुटे हुए थे। अब शाम होते ही गांव के बीचों बीच लकड़ियां जलाकर कुल देवी की पूजा करने के बाद जश्न शुरू किया गया था। गांव के लोग अपने पारंपरिक साज की धुन पर गाने गा रहे थे। कुछ लोग आग के आसपास नृत्य कर रहे थे और बाकी लोग आग से कुछ दूर बैठकर आपस में बातें करते हुए इस जश्न का आनंद ले रहे थे। आरू की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने जिज्ञासा से सरपंच को पूछा, ये सब क्यों नाच रहे हैं? आज किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? ये जश्न हमारी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है।
इससे वो हमारी फसलों को अच्छा करती हैं और दुखों को दूर करती हैं। आप सब इतने लंबे ऊंचे हैं, आप खाना भी बहुत खाते होंगे और आपके पास तो बहुत फसलें भी होंगी। नहीं बच्चे, हमारी धरती पर विपदा आई हुई थी, इसलिए देवी को प्रसन्न किया जा रहा है। मेरा मन कह रहा है आज आपकी देवी बहुत प्रसन्न है, वो सब ठीक कर देंगी, देख लेना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? वो देखो, सब इतना अच्छा गाना जो गा रहे हैं। तुम ना बातें बहुत प्यारी करते हो। आओ मेरे साथ भोजन करने चलो। सरपंच ने ये कहते हुए आरू के हाथों में एक बड़ा सा पत्ता थमा दिया, जिसमें उस गांव की पारंपरिक सब्जियां और चावल थे। आरू को खाना बहुत पसंद आया। आज बहुत दिनों बाद आरू ने भर पेट खाना खाया था। खाना खाते हुए आरू की नजर आसमान पर गई तो इस बार उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सरपंच से कहा, ये आसमान में 2 चांद कैसे? आसमान पर 2 चांद ही होते हैं। अरे हमारी धरती पे तो सिर्फ 1 चांद है। ये दुनिया तो जादू से भरी हुई है। ये तो बस देवी माँ ही जाने, न जाने और कितनी धरतियां बनाई हैं देवी माँ ने। इस रहस्यमय गांव ने आरू को हैरान तो किया था, पर उसके मन में एक सुकून भी था, क्योंकि गांव के कुछ लोग आरू को अभी से बहुत पसंद करने लगे थे। पर आरू की खुशी तब चिंता में बदल गई जब उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 95 साल की लग रही थी, वो दूर से आरू को घूर कर देख रहा था। लंबी सी सफेद दाढ़ी और लंबे सफेद बालों वाले इस आदमी के चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि इस आदमी को जीवन का बहुत तजुर्बा रहा है। पूरे गांव में सिर्फ इस आदमी ने ही बड़ी दाढ़ी मूछें रखी थीं। ये आदमी कद में सरपंच से बस थोड़ा ही छोटा था। अगर बढ़ी हुई उम्र ने इसकी कमर ना झुकाई होती तो ये गांव का सबसे लंबा आदमी होता। घबराया हुआ आरू सरपंच से कहता है, ये जश्न कब खत्म होगा? मुझे नींद आ रही है। बस थोड़ी देर और, जब वो दोनों चांद एक दूसरे से थोड़ा और दूर चले जाएंगे ना, तब जश्न खत्म कर दिया जाएगा। तब हम सब सोने चल सकते हैं। तुम यहीं बैठो, मैं कुछ काम से जा रहा हूं। सरपंच के वहां से जाते ही वो बूढ़ा आदमी आरू की ओर बढ़ने लगा। आरू की खुशी डर में बदल चुकी थी। उसे डर था कि ये पागल सा दिखने वाला आदमी कहीं पास आकर हमला न कर दे। कौन था ये बूढ़ा आदमी जो आरू के करीब आ रहा है? क्या ये आरू को कोई नुकसान पहुंचाएगा? आखिर क्यों आरू इस गांव में आया है? इस वर्तमान के हर सवाल का जवाब भविष्य के पन्नों में है, और आरू की किस्मत में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए काल का जाल का अगला एपिसोड।